नमस्कार। प्रेरणा शोध संस्थान के अंतर्गत प्रकाशित पत्रिका केसर संवाद के अक्टूबर अंक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विमोचन कार्यक्रम में मैं मोनिका चौहान सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जहाँ ऋषियों को सम्मान मिले और पूजी जाती नारी है, जहाँ माता पिता में भगवान बसे, यज्ञ हवन की धूम प्यारी है, जहाँ मेहमानों को मान मिले चाहे खुद भूखे सो जाते हैं, जहाँ पहली रोटी गाय को दे बाद में सबकी बारी है, जहाँ पेड़ों को पूजा जाता है, नदियों की आरती उतारी है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रश्न।
से शॉर्ट फिल्म पाठ्यक्रम नेतृत्व, कंप्यूटर प्रशिक्षण, फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, पुस्तकालय एवं वाचनालय, पत्रकार प्रतिभा खोज, परीक्षा, प्रेरणा फिल्म फेस्टिवल, विचार गोष्ठी के आयोजन के साथ ही प्रेरणा संस्थान केशव संवाद पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। पत्रिका का हर 3 माह में विशेषांक प्रकाशित होता है। केशव संवाद पत्रिका के विभिन्न विशेषांक का विमोचन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी, स्पीकर ओम बिरला जी, प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर N.K. तनेजा जी आदि गणमान्य व्यक्त कर चुके हैं। पत्रिका के संपादक माननीय कृपाशंकर जी हैं। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित मनीषी अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीयता को समर्पित एवं समाज के विभिन्न सरोकारों से संबंधित केशव संवाद पत्रिका समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। वैसे तो केशव संवाद पत्रिका का प्रत्येक अंक अपने आप में विशेष होता है, परंतु फिर भी कुछ समसामयिक व ज्वलंत मुद्दों को लेकर केशव संवाद का त्रिमासिक अंक एक विशेषांक होता है। अक्टूबर माह का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विशेषांक, जिसका विमोचन इतने समृद्ध मंच द्वारा और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में किया जा रहा है, यह समस्त प्रेरणा परिवार के लिए गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रथम अनिवार्य शर्त है। जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि सर्व परमसम दुखम सर्वात्मसम सुखम एदत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो, अर्थात कार्य वो जो दूसरे के वश में होता है वह मनुष्य को हमेशा दुख प्रदान करता है, और जो कार्य स्वयं या फिर अपने वश में होता है अथवा अपने नियंत्रण में होता है वह सदैव सुख देने वाला होता है। और मनुस्मृति के इसी श्लोक को आज उत्तर प्रदेश चरितार्थ कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन और रोजगार जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है। जगमग गांव, लहलहाते खेत, निश्चिंत महिलाएं, उत्साही युवा, उत्सुक उद्यमी एवं चमचमाती सड़कें स्वयं ही अपने विकास की कहानी कहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने से आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। आज मोदी जी व योगी जी के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का टीका हटा है और समृद्धशीलता का टीका लगा है। अब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के मामले में भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इससे मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपना तो साकार होगा ही, साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी गति मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के इन विभिन्न पहलुओं एवं पक्षों को अपने आप में समाये हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के विकास एवं आत्मनिर्भरता की कहानी कहते कुल 17 लेख एवं एक कविता इस अंक में समाहित है, जिसके माध्यम से लघु भारत और भारत की हृदय स्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर को सहेजता उत्तर प्रदेश जैसे शोधपरक और तथ्यपरक लेख में प्रोफेसर आराधना जी ने भारतीय संस्कृति व धर्म के मूल आधार भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण व सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, की जन्मस्थली, हिंदी साहित्य के सूर्य और शशि, महाकवि सूरदास और तुलसीदास जी की तपोभूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की समरभूमि, महर्षि वाल्मीकि व वेद व्यास जी की देवभूमि, गंगा यमुना का पावन संगम, बौद्ध व जैन धर्म की कर्म स्थली को बड़े ही मार्मिक ढंग से सारगर्भित शब्दों में परिभाषित किया है। वही हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम के अयोध्या से चित्रकूट तक के राम वनगमन पथ और आर्थिक विकास लेख प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जी द्वारा लिखित व सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के पटल पर अयोध्या डॉक्टर प्रियंका सिंह जी द्वारा लिखित लेख उत्तर प्रदेश के आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक
व सांस्कृतिक विकास की कहानी कहते हैं, जहां एक और अनुपमा अग्रवाल जी द्वारा लिखित एक लेख एक जिला एक उत्पाद परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर खोलता नजर आता है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अनिल निगम जी द्वारा लिखित लेख जेवर एयरपोर्ट आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलता हुआ नजर आता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ही मुजफ्फरनगर के गुड़ उद्योग को मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी श्री चंद्रभूषण जी ने बड़े ही व्यवहारिक तरीके से अपने लेख में समाहित किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में इथेनॉल उद्योग किस प्रकार सहायक हो सकता है, इस विषय पर बहुत ही शोधपरक व तथ्यपरक लेख डॉक्टर अखिलेश जी का इस पत्रिका में समाहित है। कोरोना संकट काल में योगी सरकार ने मिशन शक्ति एवं स्वयं सहायता समूह और युवा मिशन द्वारा किस प्रकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस विषय से संबंधित लेख श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी का, अंशु जोशी जी का व राहुल त्यागी जी का भी लेख इस पत्रिका में समाहित है। इसके अतिरिक्त भी अनेक ज्वलंत व समसामयिक समस्याओं से संबंधित लेख, जैसे उत्तर प्रदेश की पहल जनसंख्या कानून, संकल्प से सिद्धि करता उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भरता को पंख लगाता विदेशी निवेश, आत्मनिर्भरता एवं किसान, प्रशासनिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में उत्तर प्रदेश की भूमिका, चुनौतियों को अवसर में बदलता उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनता उत्तर प्रदेश, क्रमशः डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर उर्विजा जी, डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी, डॉक्टर यशवीर जी, डॉक्टर अनीता चौधरी जी, डॉक्टर शशि शर्मा जी और डॉक्टर नीलम कुमारी अर्थात मेरा लेख भी इस पत्रिका में समाहित है। अंत में मुक्ता शर्मा जी की कविता इस अंक की विशेषता को और बढ़ाती है। इसमें इस अंक की एक विशेषता और है कि इस विशेषांक में समाहित लेखों के लेखक शिक्षाविद, जिलाधिकारी, पूर्व केंद्रीय आयोगों के चेयरमैन और प्रोफेसर या फिर सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। वैसे तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एक ऐसा विषय है जिसको एक लेख या पत्रिका में समाहित करना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु फिर भी केसर संवाद पत्रिका की पूरी टीम ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास एवं आत्मनिर्भरता आदि पक्षों को इस विशेषांक में समाहित करने का लघु प्रयास किया है। आशा है कि मां भारती को परम वैभव पर ले जाने वाले कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित सुधी पाठकजनों की अपेक्षा पर यह विशेषांक खरा उतरेगा। परम वैभवम नेतुमेतम स्वराष्ट्रम समर्था भवत शिक्षाते भ्रशम। धन्यवाद। मुझे एक वह घोषणा भी याद है 1998 की, वो देश का स्वाधीनता के बाद पहला स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन का डिक्लेरेशन था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जब पोखरण के परमाणु विस्फोट किए थे और कहा था वी शैल हैव मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी हम इतने परमाणु आयुध रखेंगे कि दुनिया में कोई भी हमारे ऊपर परमाणु आक्रमण करने की हिम्मत न कर सके। ठीक उसी प्रकार यह एक पिछले वर्ष में घोषणा हुई आत्मनिर्भर भारत की। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी की रामायण में ही उन्होंने लिखा है, पराधीन कहूँ सपने हो सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और हितोपदेश को तो यहाँ तक कह दिया कि बल्कि मुझे कहने में संकोच होता है कि यदि पराधीन व्यक्ति को भी जीवित कहेंगे तो मृत किसे कहेंगे। इस प्रकार आत्मनिर्भरता, और मैं इस आत्मनिर्भरता का महत्व एक और प्राचीन घटनाक्रम 1949 में जब भारत ने पब्लिक सेक्टर की स्थापना के लिए पहली बार वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, तो वर्ल्ड बैंक ने शर्त रखी थी कि आपका $3.5 बराबर $1 है, इसको $5.25 बराबर $1 कीजिए। और हमने रुपए का डिवैल्यूएशन किया और आप देखिए कि आज वो $75 बराबर $1 है। और सोचिए कि अगर वो $3.5 बराबर $1 स्वाधीनता के समय का रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट होता तो आज $100 की जो चीज हम आयात करते हैं और ₹7,500 देने पड़ते हैं, उसके ₹390 देने पड़ते। तो मैं उस संदर्भ में आत्मनिर्भरता का यह प्रसंग आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को देखें तो दुनिया के 4 बड़े देशों के बाद
राष्ट्रों की श्रेणी में जो क्षेत्रफल जो है जनसंख्या, वहाँ 25 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है। भारत का भी अगर हम विचार करें कई बार तो हम उतनी कल्पना नहीं कर पाते हैं। 2 महाद्वीप, यूरोप के 50 देश और लैटिन अमेरिका के 26 देश, 76 कंट्रीज की कंबाइंड पॉपुलेशन से ज़्यादा भारत की जनसंख्या है। और इसलिए हमें भारत के स्वावलंबन के लिए एक विशेष चिंतन की आवश्यकता है। सरकार ने किसानों की आय को 2 गुना करने का भी एक घोषणा की हुई है। ये और स्वावलंबन मुझे लगता है दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चावल या गेहूं के दाम तो एकदम दुगुने नहीं किए जा सकते। किसान की आय को बढ़ाना है तो किसान को फूड सिस्टम का पार्ट बनाने की जरूरत है। यानी कि गांवों में जो भी उपज होती है, आज उत्तर प्रदेश में करीब 97,000 से ज़्यादा गांव हैं, तो गांव में जो भी उपज होती है, चाहे वो कृषि की हो चाहे अन्य हो, उसमें अगर मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की अगर हम प्रेरणा दें और किसान अगर गेहूं बेचने की बजाय आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड, केक, पेस्ट्री ऐसे विभिन्न उत्पाद बनाकर अगर बेचे और उस सब में किसान को या ग्रामीण जनसंख्या को भागीदार बनाया जाए, जैसा सरकार ने भी 10,000 फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की लक्ष्य रखा हुआ है और फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के भी लक्ष्य हैं, तो लगता ऐसा है कि यदि इस प्रकार से ग्रामीण समाज को यह जो फूड सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। एक बात को, भारत के पास 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन दुनिया के किसी देश के पास खेतियों की जमीन नहीं है। हमसे 4 गुने क्षेत्रफल चीन के हैं, रूस के हैं, कई देशों के, लेकिन हमसे कम है खेतियों की जमीन। और हमारी आज करीब 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है। बाकी में अगर ठीक सिंचाई हो जाए तो दुनिया की 550 करोड़ जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके भारत विश्व की खाद्य महाशक्ति बन सकता है। और उसके क्रम में मैंने जो निवेदन किया कि यह जो किसान को अगर फूड सिस्टम खाद्य तंत्र का सहभागी बनाया जाए, जैसे उदाहरण के लिए फर्रुखाबाद एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, भारत के नहीं एशिया के, लेकिन आसपास कोई आलू के वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के कारखाने नहीं। और अपने उत्तर प्रदेश में 35 से 40 लाख टन आलू सरप्लस पैदा होता है, जो हमारी साल भर की खाने की मांग है और जो बीज की मांग है उसके अतिरिक्त। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भरता की दृष्टि से हमें प्रत्येक गांव और जिले को, जैसा एक जिला एक उत्पाद के अतिरिक्त और भी कई गांवों में कई उत्पाद बन सकते हैं। मैं एक राजस्थान का बहुत एक ऐसा प्रारंभिक एक प्रयोग था। यहाँ सीताफल काशीफल को कहते हैं, हमारे वहाँ कस्टर्ड एप्पल जो सीताफल कहलाता है वो होता है मीठा वाला जो बीज वाला खाने। वो वनवासी लोग 5 रुपए 6 रुपए किलो में सीताफल बेचते थे। वनवासी कल्याण आश्रम ने उनको कहा कि इसका पल्प निकाल के अगर बड़ी आइसक्रीम कंपनियों को उनको बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। भाई ये हमें समझ में नहीं आता। तो कल्याण आश्रम के लोगों ने, दुकानदार उनको जो 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए किलो सीताफल का दाम देता था वह देकर उनसे ले लिया। फिर उन्हीं को साथ में जोड़ के पीलिंग मशीन लगा के उन्हीं से उसका गूदा निकलवा के उन्हीं से उसकी पैकिंग करवा के उन्हीं से उसको डिस्पैच करवाया आइसक्रीम और दूसरी अन्य कंपनियों को। और जब वो पैसा आया तब उनको बांट दिया गया। और उन्होंने पूछा कि ऐसा किस बात का है? उन्हें कहा गया कि अपन ने इसको सीताफल का पल्प बना के भेजा ना, ये उसका अतिरिक्त पैसा। और धीरे धीरे अब वो प्रोडक्ट उन्हीं को सौंप दिया। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता की दृष्टि से जहाँ एक और इस संस्करण में भी जेवर एयरपोर्ट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स आदि कई उद्योगों के यहाँ संकुल बन रहे हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जहाँ एक तरफ एमएसएमई के संदर्भ में भी मैं निवेदन करूँ, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि विश्व की सर्वाधिक खेतियों की जमीन भारत के पास है, तो विश्व की सर्वाधिक 6.25 करोड़ एमएसएमई भी भारत में ही है। और विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या 20% भी भारत में ही है। और इस दृष्टि से हम निश्चित यह मानकर चल सकते हैं कि पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें भी एक लक्ष्य घोषित किया गया था कि भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाना है। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारत को नॉलेज सुपर पावर ज्ञान की महाशक्ति बनाने का लक्ष्य अपन ने लिया है, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत
और ग्राम स्वावलंबन और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की जो योजनाएं चल रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब से मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं जब हम अपना बीता हुआ वैभव लौटा पाएंगे। मुझे वह उदाहरण भी आपके सामने रखना ठीक लगता है। जब सन 2000 में OECD कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के देश, कोरिया, सारे औद्योगिक देश उसमें सदस्य हैं। उसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यूरोप में। उन्होंने एंगस मैडिसन, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उनको कहा, एंगस, क्या तुम पूरे विश्व का 2000 वर्ष का इतिहास लिख सकते हो? उसने कहा, लिख सकता हूँ। मुझे 40 अर्थशास्त्री चाहिए, 20 एंथ्रोपोलॉजिस्ट चाहिए, इतने मेरे को आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, 130 विश्व स्तरीय स्कॉलर्स उनको दिए गए, एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया गया। पूरे विश्व में घूमकर उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री और मिलेनियम पर्सपेक्टिव लिखी। बेल्जियम की राजधानी यूरोप में ब्रुसेल्स से छपी है, वो इंटरनेट पर है। उसमें लिखा है सन 0 AD, चूंकि उनको 2000 वर्ष का ही कहा था, सन 0 AD से सन 1500 AD तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग और वर्ल्ड GDP में भारत का योगदान 34% था, 1/3 होता है 33.3%। यह ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने 130 विश्व के मूर्धन्य विद्वानों के साथ मिलकर जो संकलन किया है, और मुझे लगता है कि हम वापस भारत के लिए वही स्वर्णिम युग ला सकते हैं। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, हमारा तो प्राचीन इतिहास ही उतना बड़ा है, उस बात को भी मुझे यहाँ स्मरण दिलाना कुछ अच्छा लगता है। हम कहते हैं त्रेता युग आज से 8,69,000 वर्ष पहले, 122 वर्ष पहले, 8,69,000 वर्ष पहले समाप्त हो गया। 8,64,000 वर्ष का द्वापर निकला। तो कभी कभी लोग उपहास उड़ाते हैं, अरे इतना पीछे में सभ्यता थी क्या? वाल्मीकि रामायण में 2 स्थान पर वर्णन आता है 4 दांत वाले हाथियों का। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 4 दांत वाले हाथी इस धरती पर से 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। 4 दांत वाले हाथी 4 करोड़ वर्ष पहले से होते आए हैं और 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। अब जो प्राणी 10 लाख वर्ष पूर्व अगर विलुप्त हो गया था, तो निश्चित मानकर चलिए कि वाल्मीकि रामायण में अगर उस 4 दांत वाले हाथी का वर्णन है, निश्चित रूप से उस कालखंड का। मुझे कभी कभी मेरे कुछ मित्र कहते हैं, अरे नहीं, कवि ने वैसे ही लिख दिया होगा। मैंने कहा महाभारत 5000 साल पहले की लिखी हुई है। वेदव्यास जी ने कई बार वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, कहीं भी उन्होंने 4 दांत वाले हाथी का वर्णन नहीं किया, क्योंकि उस कालखंड में नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि हमारा यह जो प्राचीन वैभवपूर्ण इतिहास है, हमारा जो प्राचीन समृद्धि है, और मैं तो एक दिन बल्कि वाल्मीकि रामायण के आप भी पढ़िएगा, युद्धकांड के अंत में जब हनुमान जी आकर भरत जी को सूचना देते हैं कि भगवान राम आने वाले, तो अपने मंत्रियों को कई निर्देश देते हैं। उसमें एक बात कहते हैं, सड़क पर बर्फ से ठंडा करके पानी का छिड़काव करो। वहां शब्द है वाल्मीकि रामायण, हिम शीतेन वारिण। हिम कहते हैं बर्फ को, शीतेन यानी उससे ठंडा किया हुआ, और वारिण यानी जल। मॉडर्न साइंस में हम पढ़ाते हैं कि आइस की मैन्युफैक्चरिंग का आविष्कार 1858 में हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में अगर आधे घंटे के अंतराल में बर्फ के छिड़काव, बर्फ से ठंडे किए हुए पानी के छिड़काव की बात, यानी हम बर्फ से मैन्युफैक्चर्ड आइस से उस समय परिचित थे। 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद तो सड़कों पर छिड़काव किया होगा उस समय। तो हमारा यह जो प्राचीन इतिहास है, मैं चूंकि ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, मुझे अक्सर मेरे वहाँ सभी लोगों को एक दमकोर का मेला लगता है 10 दिन का, 1 दिन का अवकाश भी होता है। मैंने अपने से सभी से पूछा, मैंने कहा क्यों लगता है? सब बहुत पुराना, 60-70 साल से लगता है, काफी पुरस्कार होता है। लेकिन वह जाने पे वो सारा अध्ययन करने में पता चला कि ये जब 5200 साल पहले कौरवों पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, और शस्त्र प्रत्यक्षीकरण का जो दीक्षांत हुआ था, उसकी स्मृति में होता आया है। मुगलों के काल में उसको बंद कर दिया, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति भी उन्होंने खंडित कर दी। 1881 में ब्रिटिश कलेक्टर को वहां के लोगों ने वापस सहमत करके और उसकी वो, और वहां करीब 1000-1500 लोग बैठे, इतना बड़ा स्टेडियम 8 सीढ़ियों वाला में चकित रह गया। 5000 साल पहले मेरे ख्याल में एथेंस और कहीं भी ऐसा स्टेडियम की कल्पना नहीं कर सकते जैसा स्टेडियम वहां है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, संस्कृति की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, और आज उत्तर प्रदेश जो महाभारत और रामायण के सर्किट पे है,
और बौद्ध सर्किट पे है, तो पर्यटन की दृष्टि से तो मुझे लगता है कि कृषि, ग्राम स्वावलंबन, उद्योगों का विकास और हमारी संस्कृति का जो उत्कर्ष का काल रहा है, इन सब से हमें गौरवबोध का संचार होना चाहिए। और मैं अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के योगक्षेम के लिए हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें और यहाँ जो आज 25 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन सभी के लिए यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संस्करण निश्चित रूप से एक पथदर्शक होगा। और यह तो एक शुरुआत है, इसके बाद आगे हम उत्तर प्रदेश जो निश्चित एक उत्तम प्रदेश बनता चला जा रहा है, निश्चित रूप से हर प्रकार से ये देश का एक अग्रणी प्रदेश होगा। और चूंकि हमारे सारे प्राचीन जो तीर्थ स्थलों की का केंद्र होने से निश्चित रूप से पूरे विश्व का भी हृदय स्थान रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आपका आभार। प्रेरणा परिवार द्वारा प्रकाशित केशव संवाद पत्रिका के संपादक टोली के वरिष्ठ सदस्यों का परिचय कराना चाहता हूँ, जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप जी, आपने एमए इतिहास, शिक्षा शास्त्र एवं एमए पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की तथा पीएचडी इतिहास में किया। आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से तथा आपके ब्रिटिश जनगणना नीति पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में शोध पत्र प्रकाशित हुए। अब तक आपके विभिन्न शोध पत्रों में 20 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न संस्थानों में आपने लगभग 25 अतिथि व्याख्यान दिए हैं। आप 2015 से असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग सत्यवती कॉलेज सांध्य दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं तथा केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य हैं। आप कृपया मंच पे आएं। प्रदीप जी की धर्मपत्नी और उनके बड़े भाई भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कुछ समय दीजिए। आप लोग अभी 3 लोग और हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी आइए। हम विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपको 11 वर्षों से अधिक शिक्षण का अनुभव है। आपके अनेक शोध पत्र एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक शोधार्थी आपके मार्गदर्शन में शोध कार्य पूरा कर चुके हैं। आप मातृ मंडल सेवा भारती की मेरठ ब्रांच की सदस्य हैं। आप प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान की महासचिव सदस्य भी हैं तथा केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल में हैं। आपके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण आपके दिशा निर्देशन में कई शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, हृदय कलिकाएं जगा कर गूंथ लो श्रद्धा लड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, मुक्त नभ हो मुक्त धरती, मुक्त बहता हो पवन, मुक्त सुमनों को संजोती, मुक्त माली की लगन, संगठन के सूत्र में आओ मिला दे नव कड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी,
बंधु सोते मत रहो, है विवशता मत कहो, जो न रुकती पर्वतों से विमल गंगा से बहो। तोड़ दो चट्टान सारी, राह रोके जो अड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी। मातृभू कमलासना, विश्व गुरु हो पूजिता, सप्त दीपों सप्त सागर के जलों से अर्चिता। सुप्त भुवनों से चढ़े फिर माल गज मुक्ता जड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी। मेरे लिए एक सुखद क्षण है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण में हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को कुछ कहने के लिए निर्देश दिया जाए। और कितना सुखद क्षण है कि पत्रिका का नाम है केशव संवाद। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि द्वापर के केशव की बात हो रही है कि कलयुग के केशव की बात हो रही है। जब मैं देखता हूँ तो द्वापर के केशव का प्रतिबिंब कलयुग के केशव में दिखता है, और इसीलिए तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक के केशव का तारतम्य बना हुआ है। और इसीलिए तो आज ये पत्रिका केशव पत्रिका और केशव संवाद के रूप में हम लोगों के बीच में है। और इस पत्रिका के विमोचन के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और केशव का उत्तर प्रदेश से कितना लगाव था, कितना संबंध था। कौन से केशव? दोनों केशव, चाहे द्वापर के केशव हों और चाहे कलयुग के केशव हों। अगर केशव को आना पड़ा तो उत्तर प्रदेश की धरती को उन्होंने चुना था, और अगर केशव का उत्तर प्रदेश है तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तो होगा ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विशेषांक के विमोचन के इस अवसर पर कितना सुखद संयोग है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनका जो नाम है आदरणीय सूर्य प्रकाश। और अगर सूर्य साक्षात मंच पर विराजमान है तो फिर तो अंधेरा उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से उनके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सूर्य प्रकाश टोंक जी हमारे क्षेत्र के संघ चालक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और जिनको भी हम लोग सुन रहे थे कितना सुखद लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। व्यक्ति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके शब्द से, उसके वाणी से, सब कुछ दिखता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी जो हमारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप कल्पना करिए कि एक तरफ तो सूर्य प्रकाश हैं और दूसरी तरफ भगवती जी हैं। अब भगवती माने आप लोग कल्पना तो कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण शक्ति का जो विराजमान जो तत्व जो अंश है, इन दोनों दृश्यों से आज का मंच कितना गौरवान्वित हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत सुखद क्षण है और कितना अच्छा लग रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बहनों की तरफ से नेतृत्व कर रही हैं और हम सब लोग जिनको बहुत सम्मान करते हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ। इनकी शालीनता, इनकी सज्जनता, इनका व्यवहार, इनकी वाणी, इनका विचार, सब कुछ बहुत अद्भुत है।
किस सलीके के साथ रहते हैं। अगर एक भारत की नारी को देखना है तो श्रीमती विमला बाथम जी की तरफ आप देखिए, आपको दिख जाएगा कि वास्तव में वो अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, यहाँ की विधायक भी रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर जगह इनकी अच्छी चर्चा होती रहती है। श्रीमती प्रीति दादू जी जो उपाध्यक्ष हैं प्रेरणा शोध संस्थान की, और हम सब लोगों को भी प्रेरणा दे रही हैं। हम अभी बैठे थे, हाल में बातचीत हो रही थी, उनको देख करके उनसे बातचीत और परिचय के आधार पर लगा कि कितना गंभीरता के साथ ये अपना काम कर रही होंगी। हम सब लोग जिनको बहुत आदर करते हैं, जिनको बहुत सम्मान करते हैं, हमारे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं के जिन्होंने निर्माण किया, आज भी कार्यकर्ता का हर तरीके से निर्माण हो उस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और देखिए, हमारे जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ना चाहिए। हमको तो मंच पे बैठाते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। आप कल्पना करिए आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब के बारे में, क्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं, और कृपा जी भाई साहब की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, अब समझ लीजिए कि उसका तो कल्याण होना है। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर जिनकी कृपा रहती है और जिनसे हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं और वो हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे आदरणीय कृपाशंकर जी, आदरणीय श्री अनरज कुमार त्यागी जी, प्रबंध निदेशक केशव संवाद पत्रिका के, देख करके ही लग रहा भारत का पुरुषार्थ जिनमें परिलक्षित हो रहा हो, ऐसे हमारे आदरणीय श्री अनरज कुमार त्यागी जी, आदरणीय बहन डॉक्टर नीलम कुमारी जी, बहुत अच्छा विषय इन्होंने रखा और इन्होंने अपना योगदान दिया है इस पत्रिका में भी, और आदरणीय डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, दोनों लगे हैं जो अपना योगदान प्रदान किया है। और यहाँ के सभी सुधी श्रोतागण, सभी विद्वज्जन यहाँ पर विराजमान हैं। इस पत्रिका के अंतिम पेज पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है मुक्ता शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने कहा कि बन रहा है और संवर रहा है, बन रहा है और संवर रहा है, प्रतिदिन अब निखर रहा है मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। सुखद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझको लगता है, आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद जी बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि 8,69,000 आपने बोला, 8,69,000 वर्ष पहले त्रेता में भगवान राम धरती पर आए थे। मैंने सोचा कि वास्तव में इनके 69,000, 8,69,000 पर लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बहुत कपोल कल्पित सा लग रहा है, कहाँ 8,69,000 पहले क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और आदरणीय प्रोफेसर साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और सभी सुधी श्रोतागण से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने हर चीज़ पर गर्व करिए। इन्होंने तो 8,69,000 बताया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 8 से 1,98,58,05,120 वर्ष पहले जब सृष्टि की रचना हुई तो सतयुग जो है 17,28,000 वर्षों का, त्रेता 12,96,000 वर्षों का, द्वापर 8,64,000 वर्षों का। अब कलयुग के 4,32,000 वर्ष होते हैं। अभी तो इसमें बीता है 5,120 वर्ष, लेकिन इन चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगी बनती है। और जब 4 युग की 71 चतुर्युगी बनती है, यानी 71 बार सतयुग आएगा, 71 बार त्रेता आएगा, 71 बार द्वापर आएगा और 71 बार कलयुग आएगा, तब एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर बनता है। 71 चतुर्युगी को मिला के एक मनवंतर बनता है। अब मैं सभी श्रोतागणों से कहना चाहता हूं और दुनिया के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि 4 युगों को मिलाकर के 71 बार जब बनेगा 71 चतुर्युगी, तो एक हमारा मनवंतर होगा और 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। कौन सा त्रेता, कौन सा द्वापर, कौन सा सतयुग, जरा कैलकुलेट करके देखिए, आपको पता चलेगा कितने राम कितने कृष्ण। अरे ये धरती
इस धरती के बारे में, इस संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, विचार के बारे में आपकी कल्पनाएं जहाँ तक नहीं जाती होंगे, उससे अनंत काल पहले यहाँ की सृष्टि की रचना से लेकर के अब तक के हुआ। आप तो 8,69,000 में विद्वानगण चकरा जा रहे हैं। उनको जरा सोचना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने बांस की पुपली से देख करके जो तारे और नक्षत्रों के बारे में लिख दिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जहाज बना दिया होगा, लोगों ने चौपर बना दिया होगा, हेलीकॉप्टर बना दिया होगा, लेकिन त्रेता का पुष्पक अभी तक कोई नहीं बना पाया। चाहे जितने लोग बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहती थी। अभी तक विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। टेलीफोन बना दिया होगा, मोबाइल फोन आ गया होगा, लेकिन हनुमान जी जब गए उस पार और जामवंत को संदेश सुनाना चाहे तो समुद्र की तरंगों के माध्यम से कैसे अपनी बात बता रहे थे और जामवंत जी सुन रहे थे। अभी तक विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। लोग कल्पना करते होंगे, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर आ गए होंगे, लेकिन नलनील ने जो राम सेतु बना दिया, अभी तक उतना लंबा सेतु बनाने का बिना खंबे के, बिना पिलर के अभी तक दुनिया में कोई बना नहीं पाया। लोग कहते हैं, जब हम राम सेतु की चर्चा करते थे तो दुनिया के लोग कहते थे ये सब कपोल कल्पित है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने जब चित्र लेकर के बता दिया तो दुनिया ने मान लिया कि हाँ, वहाँ राम सेतु है। अब आप कल्पना करिए कि विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया, इंजीनियरिंग बहुत आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन जरा एक राम सेतु बना के तो दिखाओ, जरा एक पत्थर तैरा करके तो बताओ, जरा पुष्पक विमान बनाओ तो, जरा समुद्र के उस पार जाकर के अपनी बात सुनाओ तो, तब तो हम समझें कि भारत के उस अनंत काल की अनंत परंपराओं के आधार पर आप हमसे मुकाबला कर सकते हो। कोई नहीं। लोग कल्पना करते हैं, लोगों की सोच है, लोगों की धारणा है। अभी अभी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि जब सूरज निकलता है तो पहली ध्वनि कौन सी होती है, तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि जब सूरज निकलता है तो पहली ध्वनि जो सूरज की होती है उसमें ओम का उच्चारण होता है, ओम की ध्वनि निकलती है, ये पहली ध्वनि सूरज की निकलती है। लोग कहते हैं, सबके मन में आता है। एक ज्योतिषाचार्य बैठता है, ज्योतिष के आधार पर सब कुछ लिख करके चला जाता है। दुनिया के अनंत काल की उन संभावनाओं के बारे में जो कुछ लोग लिख गए, भगवान तुलसी ने जो रामचरितमानस में लिख दिया, भगवान तुलसी ने जो हनुमान चालीसा में लिख दिया, आप जोड़ते रहो सूरज तक की दूरी, वैज्ञानिक लिखते रहे और जोड़ते रहे। और तुलसी ने तो जाकर के चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, और तुलसीदास जी चंदन घसे तिलक दे रघुवीर, बैठे बैठे उन्होंने लिख दिया कि यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है। आप कैसे हमको पा सकते हो? कौन पकड़ सकता है? दुनिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, सब लोग कल्पना करते हैं। मेरे मित्रों, मैं उधर आपको लेकर के नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूं। अगर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की बात आप करोगे तो दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए 11 सितंबर 1893 को एक संत, एक ऋषि, एक महात्मा, एक अचला पहनता, एक ओढ़ता और एक सर पर बांधता है, भगवत ध्वज धारण करता है, शिकागो पहुंच जाता है और पहुंच करके जब पहला उद्बोधन 11 सितंबर 1893 को देता है, दूसरा उद्बोधन 13 सितंबर 1893 को करता है, तीसरा उद्बोधन 16 सितंबर 1893 को जब होता है, और चौथा उद्बोधन 19 सितंबर 1893 को वेदांत का दर्शन कराते हैं, और अंतिम उद्बोधन 27 सितंबर 1893 को देकर के जब स्वामी विवेकानंद मंच के नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे एक संत पहुंचता, भारत का कोई मुकाबला नहीं। भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से, भारत के संस्कार के, भारत के अध्यात्म से, भारत की वाणी से, भारत के विचार से, भारत की संपदा से, किसी चीज से कोई मुकाबला दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता है। न था, न है, न आगे रहेगा। ये क्षणिक है, ये चीजें दिखती हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए लोग अपने गूगल बाबा से पूछिए कि अमेरिका का जन्म कब हुआ, अमेरिका अस्तित्व में कब आया। आप जरा पूछिए अमेरिका का इतिहास कितने दिन का है, गूगल बाबा आपको बताएंगे कि अमेरिका का इतिहास कितने दिन का है। 400-500 साल पहले दुनिया में कहीं कुछ नहीं थी। आप अमेरिका के बारे में पूछिए, आप दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में पूछिए, आपको पता चल जाएगा। और जरा भारत के बारे में पूछिए, जितना कुछ भी है उतने में पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई नहीं टिक सकता,
कोई रुक नहीं सकता। और आप दुनिया के बहुत सारे देशों में जाइए, जरा पूछिए कि 6 ऋतुएं कहाँ मिलती हैं। उन 6 ऋतुओं के बारे में पूछिए, इन 6 ऋतुओं का नाम बताइए। बहुत सारे देश तो बताएंगे कि हम 6 महीने तक सूरज ही नहीं देख पाते। बहुत सारे देश बताते हैं कि बहुत सारे दिनों तक हम अंधेरे में रहते हैं। बहुत सारे देश बताते हैं कि हम जीवन भर ठंडक में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। बहुत सारे देश लोग बसंत तो जाने ही नहीं कि बसंत क्या होता, और जब बसंत उनके पास नहीं तो उनके जीवन में बसंत कैसे आ सकता है। वो तो जीवन की में बसंत की अनुभूति ही नहीं कर सकते हैं। शिशिर के बारे में पूछो, पता नहीं चलेगा। हाँ, वर्षा, ग्रीष्म, शरद सामान्य रूप से बताएंगे, लेकिन शिशिर के बारे में बताएं, बसंत के बारे में बताएं, बहुत कठिन काम है। हेमंत के बारे में पूछिए, कठिन काम है। तो हम तो हेमंत के साथ हैं, हम बसंत के साथ हैं, हम शिशिर के साथ हैं, हम ग्रीष्म के साथ हैं, हम शरद के साथ हैं, हम वर्षा के साथ हैं, हम तो 6 के 6 ऋतुओं के साथ हैं। हमारा मुकाबला किससे हो सकता है? लोग सोचते रहते हैं। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, आप मेरे उत्तर प्रदेश को देखिए, आपको लगेगा अद्भुत उत्तर प्रदेश, दिव्य उत्तर प्रदेश, भव्य उत्तर प्रदेश। आप कल्पना करिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मेरा उत्तर प्रदेश। 2,40,928 किलोमीटर में फैले हुए उत्तर प्रदेश के जब भगवान सूर्य उदित होते हैं और उधर की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ उनको काशी में मिल जाते हैं। और काशी से दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, अब तक के जितने शोध हुए हैं उसमें सबसे प्राचीनतम नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी नगरी है, जो बनारस में हमारे आपके है, जो गौरव गाथा दुनिया के अंदर पहुंचा रही है। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में आता है कि गंगा मैया तो गंगोत्री से निकली हैं, लेकिन जरा इतिहास में जाकर के पढ़िएगा और किसी वेद शास्त्रीय और उपनिषदों में देखिएगा कि गंगा निकली तो गंगोत्री से, रहती कहाँ हैं, तो आपको पता चलेगा। गंगा माँ बताएंगे कि मैं निकली तो वहाँ, चली वहाँ से, गई तो गंगा सागर तक, लेकिन निवास करती हूँ काशी में। बनारस में गंगा मैया रहती हैं, बनारस में उनका निवास। लोगों के मन में कल्पना होगा कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो उनके साथ साथ माँ भी आई थी। और माँ जब आई थी, और आपने देखा होगा कि कंस ने जब माँ को घुमाया था मारने के लिए तो हाथ से छूट गई थी। वो माँ कहाँ जाकर के रुकी, वो माँ रही कहाँ? तो साक्षात अगर माँ कहीं पर विद्यमान है तो विंध्यवासिनी विंध्याचल में माँ वहाँ पर विद्यमान है। वो द्वापर की माँ तो वहीं पर है। और हमारे जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे श्लोक आते हैं, और उसमें माँ का वह स्वरूप भी आगे भविष्य में आपको दिखेगा, और आज भी दिख रहा है। और माँ के उस भाव को हम माँ विंध्यवासिनी के रूप में देखते हैं। बाबा गोरक्षनाथ गोरखपुर में, और कल्पना करिए गोरक्षनाथ बाबा कौन हैं? वो भी शिव के स्वरूप हैं। एक तरफ बाईं तरफ वो विराजमान है तो दाहिनी तरफ बाबा विश्वनाथ हैं। इधर बाबा विश्वनाथ हैं तो इधर बाबा गोरक्षनाथ हैं, और इधर माँ विंध्यवासिनी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जैसे थोड़ी दूर चलते हैं तो फिर नेपाल की तराई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारी तुरंत आपको हमारे लोगों के देवी पाटन में माँ का स्वरूप, वहाँ अद्भुत स्वरूप, जागृत स्थान हमको आपको दिखाई पड़ता है। आगे थोड़ा सा और बढ़े, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वहाँ हमको भगवान श्री राम मिल जाते हैं, हमारी अयोध्या हमको मिल जाती है, और अयोध्या के प्राचीनतम स्वरूप मिल जाते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति अरित गई तो भगवान श्री राम के कारण से। और दुनिया में आज भी अगर भारत के, आप चले जाइए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के एक एक चित्रों को देखिए और एक एक चीज़ के नामकरण के बारे में पूछिए तो आपको इंडोनेशिया इस्लामिक देश हो गया है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर हर कुछ जो लिखा मिलेगा, और हर घर में रामायण मिलेगी, हर जगह रामलीला मिलेगी। वो कहाँ से गई? तो हमारे आपकी अयोध्या यहीं उत्तर प्रदेश से गई। और उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फिर से जब थोड़ी दूर आते हैं तो हमको द्वापर के कृष्ण मिल जाते हैं, हमारा वृंदावन और मथुरा हमको मिल जाता है, जहाँ दुनिया के लोग आने के लिए लालायित हैं। अद्भुत स्वरूप दिखता है, लोगों के मन में कल्पना आती, लोग सोचते हैं। मैं आपसे कभी कभी कहता हूँ, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, शाकंभरी देवी जाइए और दर्शन करिए, आपको लगेगा। आप बुंदेलखंड में जाइए, चित्रकूट में पहुँचिए, आपको वो पर्वत, वो मालाएँ, वो श्रृंखलाएँ, वो कामदगिरी का वो स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। आज भी वह दिव्यतम मंदाकिनी का प्रवाह क्षेत्र आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। आप जाइए बागपत के अंदर, कांवड़ियों की लाइन देखिए,
हर जगह बाबा विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। अद्भुत धार्मिक दृश्य से पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है। और दुनिया के अंदर सभी धर्मों के, मैं किसी धर्म को चुनौती नहीं देता हूं, मैं किसी धर्म के प्रति कभी भी अनास्था की बात नहीं करता हूं। सब धर्म सबके लिए बहुत जरूरी हैं, पूजनीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर अवतार कहीं पर हुआ और भगवान आए अगर, तो हमारे आपके उत्तर प्रदेश की धरती पर, यहीं पर भगवान राम और कृष्ण अवतरित हुए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के जो प्रमुख स्थल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए 6ठी शताब्दी का है उत्तर प्रदेश, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी धरती पर अवतरित हुए। तो मेरा उत्तर प्रदेश तो अनादिकाल से आत्मनिर्भर था, अनादिकाल से सर्वशक्तिमान था, अनादिकाल से समृद्धशाली था। हमारे उत्तर प्रदेश में तो देवतागण भी कहते थे धरती पर अगर आना हो तो यहीं आना हो। और इसलिए मेरा भारत और मेरा उत्तर प्रदेश कितना अद्भुत है। और अगर आप कल्पना करके देखिए तो मैं आपसे कह रहा था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तर प्रदेश, 32,46,460 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत, और उसमें से सबसे ज़्यादा नदियां अगर आपको मिलेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बेसिन, 8 बेसिन हमारे पर, 16 उप बेसिन हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। और उसमें भी आपको महत्वपूर्ण नदियां जिनको हम गंगा, जमुना, सरस्वती कहते हैं, उनका संगम स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयाग में लगता है। राजों के राज तीर्थराज प्रयाग कहाँ पर है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मित्रों, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? तो योगी जी ने प्रयागराज तीर्थ से पूछा कि क्या कारण है कि जब कभी भी यहाँ पर कुंभ होता है तो भगदड़ होती है, लोग मरते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, योगी जी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अब वहाँ पर हूँ नहीं, वहाँ तो अब इलाहाबाद आ गया, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारी अब नहीं बनती वहाँ पर। योगी जी ने कहा, बात समझ में आई? उन्होंने कहा, महाराज तीर्थराज प्रयाग मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी है, अब बहुत जल्दी मैं उसको तीर्थराज प्रयाग कर देता हूँ। उन्होंने बदल दिया। देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने विचार पर चलने के कारण से ही बनेगा। उन्होंने रातों रात इलाहाबाद को तीर्थराज प्रयाग कर दिया। वेदों में नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में कहीं भी इलाहाबाद नहीं है। लेकिन धरती पर इलाहाबाद 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इलाहाबाद आ गया। और उन्होंने जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया, मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की धमक केवल भारत में नहीं, दुनिया के 72 देशों के लोग आए। 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया, सकुशल अपने घर गए। किसी को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग वहां पर विद्यमान थे। और जब तीर्थराज प्रयाग थे तो घटना हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो सतयुग में, त्रेता में लोग कहते थे कि नभ से पुष्प वर्षा होती थी। तो हमारे बच्चे सुनते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते थे, हम लोग सुनते थे, ये सब कपोल कल्पित है। जैसे प्रोफेसर साहब आपने कहा 8,69,000 की बात, तो लोगों को कपोल कल्पित लगती है। ऐसे जब लोग कहते थे कि नभ से पुष्प वर्षा होती है तो कपोल कल्पित लगती थी। लेकिन इतनी वर्षों साल कल्पना करिए, हमारे प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे कि 0 से एडी से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक की बात कही गई। ये 1500 साल का इतिहास, मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं एक साल का इतिहास अभी आपको बताता इसमें। अब वो 1500 साल का इतिहास, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी का इतिहास, और 3री शताब्दी के बाद का, 6ठी शताब्दी के बाद का इतिहास। और दाहिर के ऊपर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। 712 के बाद का इतिहास, 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, दलित भारत बनाने की कोशिश। और उस समय के इतिहास अगर इतना गौरवशाली है तो उसके पहले का इतिहास कितना गौरवशाली रहा होगा। आप कल्पना करिए कि इस 1500 साल के इतिहास के बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन 1500 साल में मोहम्मद गोरी भी आया, महमूद गजनवी भी आया, मोहम्मद बिन कासिम भी आया, लोधी भी आया, खिलजी भी आए,
तुगलक भी आए और मुगल भी आए, इतने सारे लोग आए। क्या क्या हुआ मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहता हूं। अगर इस इतिहास को मैं इस रूप में देखता हूं तो जरा उस इतिहास को आप उस रूप में देखिए। क्या भव्यता रही होगी, क्या दिव्यता रही होगी, क्या सोने का चिड़िया जो हम लोग कहे जाते थे, वास्तव में वो सच है कि भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। तब मैं आपसे कहता हूं, आप कल्पना करिए। और इसीलिए मैं कभी कभी आपको उस भाव की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। तो जब तीर्थराज प्रयाग में इस तरीके से हुआ तो मोदी जी ने कहा कि भाई ये बट वृक्ष के बारे में सुनते तो हैं लेकिन दिखता नहीं। लोग कहते थे कि एक बट वृक्ष है, दर्शन नहीं मिलता। लोग कहते थे कि सरस्वती तो है, दर्शन नहीं मिलता। तो सरस्वती कूप भी खुल गया, बट वृक्ष भी खिल गया, पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला। यही है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हमारा, जिसमें दर्शन करने का अवसर मिला। और योगी जी ने कहा ये हेलीकॉप्टर किसका है? जनता जनार्दन का है। और ये किसने दिया? जनता जनार्दन ने दिया। जनता कौन है? जनार्दन है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए उसको समर्पित है। और इसीलिए तो पुष्प वर्षा के लिए संगम तट पर हेलीकॉप्टर पहुंच गया। स्नान हो रहा था और नभ से पुष्प वर्षा पहली बार आजाद भारत में और आजाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? फैजाबाद से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा कि अयोध्या से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा? तो योगी जी ने पूछा, प्रभु आप तो जो चाहते हो सब कुछ हो जाता है, फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? तो भगवान राम ने कहा आप आते क्यों नहीं है? योगी जी ने कहा। तो प्रभु श्री राम ने कहा मैं कैसे आऊं? अब तो मेरी अयोध्या रही नहीं, वहां तो फैजाबाद हो गया, अब मैं फैजाबाद में तो आ नहीं सकता हूं, आऊं तो कैसे आऊं? योगी जी ने कहा बात तो बहुत सही है। उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझको यहां पर बैठाला है, मैं इसको जल्दी से अयोध्या किए देता हूं। सवेरे उठे, कैबिनेट में गए और फैजाबाद को अयोध्या उन्होंने कर दिया। जब अयोध्या हो गई तो फिर उनसे कहा कि प्रभु आप क्यों नहीं आते? उन्होंने कैसे आऊं? जब मैं आया था तो पुष्पक विमान से आया था, विमान कहाँ है? अरे कहा प्रभु आप ही का विमान है। तत्काल विमान से उन्होंने राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या में उतार दिया। उन्होंने कहा प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कैसे आऊं? जब मैं लंका से विजय प्राप्त करके आया था तो लाखों लाखों दिए जले थे, अब तो वहां दिया जलता नहीं इतना, मैं कैसे आऊं? उन्होंने कहा प्रभु ठीक कह रहे हैं आप। उन्होंने 6 लाख दिया जला दिया और भगवान साक्षात आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया और भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया और फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का शुभारंभ हो गया। लोग कहते हैं कानून का राज्य कैसे स्थापित होगा, कैसे कल्पना करेगा? और जब राम होंगे, कृष्ण होंगे, भगवान शिव होंगे, साक्षात तीर्थराज प्रयाग होंगे, माँ विंध्यवासिनी होंगी और सबके श्री चरणों में प्रणाम होगा, जनता जनार्दन उनके साथ होगी, तो यहाँ पर आसुरी ताकतों का चलने वाला नहीं है। इसीलिए जब जमाती आए तो उनको ठीक करने का काम योगी जी ने कर दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित हो गया। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, और इसीलिए मैं कहता हूँ चतुर्दिक विकास की गति को प्राप्त करता हुआ उत्तर प्रदेश। और इसलिए गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक समग्रता के आधार पर विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक नया संदेश देता हुआ उत्तर प्रदेश। और इसमें आप कल्पना करिए जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6 करोड़ की थी। 1901 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी वो 4 करोड़ की थी। धीरे धीरे जनसंख्या घटी। 1921 की जब जनगणना आई तो जनगणना में कुल हमारी जनगणना थोड़ी सी जनसंख्या जो थी वो घट गई थी। लेकिन 1941 के बाद जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई, 5 करोड़ पर पहुँचे। 1951 और 52 में पहली जनगणना जब हुई तो हम लोग 6 करोड़ में पहुँच गए। और देखते देखते जब 1911 की जनगणना 2001 की जनगणना हुई तो 2001 की जनगणना में हम लोग 16 करोड़ 60 लाख पे पहुंच गए। और जब हमारी जनगणना 2011 की हुई तो हम लोग 19 करोड़ 95 लाख पहुंच गए। और आज की तारीख में कल्पना की जा रही है कि हम लोग 24 करोड़ को भी पार कर गए हैं। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे दुनिया के 4 देश ऐसे हैं जो केवल उत्तर प्रदेश से बड़े देशों में, 192 देशों में से 4 देश। उसमें अभी इंडोनेशिया की बात हम लोग कर रहे थे, अमेरिका की बात हम लोग करते हैं, चाइना की बात करते हैं और ब्राज़ील एक देश है।
लेकिन ब्राज़ील की पॉपुलेशन अब हमसे नीचे जा रही है, ब्राज़ील हमसे पीछे हो गया है, अब हम उससे आगे चले गए हैं। अब ब्राज़ील को हम क्रॉस कर गए हैं। इंडोनेशिया, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद अगर भारत को हम ले लें तो ऐसे ही केवल 4 बचे, और उसके बाद अगर कोई है तो हमारा आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कितना समृद्धशाली है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दिया है तो हमारे आपके उत्तर प्रदेश ने दिया है। और आप कल्पना करिए प्रोफेसर साहब, कितना सुखद संकेत है कि आज की तारीख में, वर्तमान समय में, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से और राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से, दोनों के दोनों हमारे उत्तर प्रदेश से। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा संकेत है। लोग सोचते, लोगों के मन में कल्पना होती है। मैं उन योजनाओं के बारे में, इस पत्रिका में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, मैं उधर आपके ध्यान को लेकर के चलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर आपको जरूर इंगित करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कृषि योग्य भूमि कितनी है और कितने में खेती हो पा रही। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 825 हमारे ब्लॉक हैं, 315 हमारी तहसीलें हैं और 24 करोड़ पॉपुलेशन का हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं और पूरे स्थानीय निकाय के जो वार्ड की संख्या है वो लगभग 7000 हमारे वार्ड हैं और कुल 58,179 हमारी कुल ग्राम पंचायतें हैं। 1,06,000 हमारे रेवेन्यू विलेज है और 2,60,000 हमारे ग्राम, पूरे मजरे, टोले मिला करके हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। और इस आधार पर भौगोलिक दृष्टि से 8 राज्यों से घिरा हुआ हमारा उत्तर प्रदेश है। और नेपाल, जो तराई बेल्ट नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता हुआ हमारा उत्तर प्रदेश और सीधे हिमालय की गोद में खेलता हुआ मेरा उत्तर प्रदेश है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 1,88,000 वर्ग किलोमीटर जो हमारा हेक्टेयर में खेती योग्य भूमि है और उसमें से 1,62,000 हेक्टेयर में खेती हो रही है। अभी तक और भूमि पर खेती करने की कोशिश की जा रही, लेकिन आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम उपज में पूरे भारत के अंदर कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 के स्थान पर है। चाहे दलहन में हो, चाहे तिलहन में हो, चाहे गेहूं में हो, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। और इसके बाद उसकी सिंचन क्षमता, आप कह रहे थे सिंचाई के लिए अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना अच्छा हो। आप मोदी जी का धन्यवाद करिए, योगी जी का धन्यवाद करिए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए कितना सुंदर और सुखद संकेत है। मैं 1,62,000 हेक्टेयर में जो खेती हो रही है उसमें से अब तक जो जमीन का सिंचन का क्षेत्रफल था 72,000 किलोमीटर हमारी नहरें हैं। 10,000 हमारी नहरें 72,000 किलोमीटर में फैली हुई हैं। और इसके साथ साथ 34,448 हमारे नलकूप हैं उत्तर प्रदेश में। 268 हमारी बंदियां हैं जिसके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। और आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत के अंदर कुल 99 परियोजनाएं, कल अगर आपने सुना हो प्रधानमंत्री जी का भाषण तो बोल रहे थे, कुल 99 परियोजनाएं ऐसी थी जो बरसों से लंबित थी, जिनको उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। उसमें से 4 बड़ी परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश में थी और उन 4 बड़ी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और कृपा से घोषणा हुई। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज की तारीख में बाढ़ सागर परियोजना 1,50,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हम लोगों ने लोकार्पण करा दिया है। सरयू परियोजना 1971 और 72 में जो बनी थी उससे 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के लिए हम लोग लोकार्पण कराने जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड की, जिसमें 45,000 हेक्टेयर जमीन हम सिंचित करने जा रहे हैं। और हमारे मध्य गंगा परियोजना जो हमारे बिजनौर को, संभल को, अमरोहा को और मुरादाबाद को सिंचित करेगी, 1,47,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाली परियोजना पूरे भारत के अंदर 99 परियोजनाओं के माध्यम से कुल 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाएगी। लेकिन 30 लाख में से केवल उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर जमीन इसी साल हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा संकेत है। हर खेत को पानी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। उनके सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और उस दृष्टि से हम लोग उत्तर प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने जा रहे हैं। केन बेतवा लिंक जो बरसों से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों के जोड़ने की परियोजना को देखा था, उसको भी हम लोग जोड़ करके पूरा करने जा रहे हैं। उस पर भी काम शुरू हो गया है। केन बेतवा जब जुड़ेगी, आप लोगों ने देखा होगा बुंदेलखंड में पिछले वर्षों में 2016 और 14 में 15 में
ट्रेन से पानी जा रहा था, लेकिन 2017 से लेकर के 2021 में हम लोग खड़े हैं, आप लोग आवाज़ नहीं सुनी होगी, एक भी जगह पर टेलीविज़न पे नहीं आया होगा कि बुंदेलखंड में कोई पानी की भी कमी है। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी 21 में बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और 22 में हर घर को नल से जल, शुद्ध पेयजल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी घर घर पानी पहुंच जाएगा। तो शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दृष्टि से भी हम लोग तेजी के साथ काम कर रहे हैं, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण योजना है, धरती के अंदर पानी घट रहा है, अटल भूजल योजना के तहत हम लोग जल संचयन, जल संवर्धन और शुद्ध पेयजल पहुंचाना, पीजोमीटर लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एडाप्ट करना, 20,000 तालाबों की खुदाई करना, 40,000 कुओं का जीर्णोद्धार करना, नदियों का जीर्णोद्धार करना। और इन सब चीज़ों के साथ साथ नमामि गंगे परियोजना के तहत हमारी नदियाँ अविरल हों, निर्मल हों, उसमें भी युद्ध स्तर पर काम करते हुए हम लोग आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के दिशा से तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे किसान हमारा भगवान है, और किसान के लिए खेत को पानी मिल जाए, बीज और खाद उपलब्ध हो जाए और उसकी जो उपज हो उसकी खरीद हो जाए, इस दृष्टि से योगी सरकार ने अद्भुत प्रयोग किया है। और अब तक के भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खरीद अगर किसी राज्य में हुई है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहली उनकी पहली बूंद स्याही की जो खर्च हुई थी वो किसानों को समर्पित की गई थी, और उन्होंने किसानों के कर्ज की माफ़ी की घोषणा की थी। और उसके तहत 86 लाख किसानों के 34,000 करोड़ रुपए माफ़ करके उत्तर प्रदेश किसानों को फिर से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किसी ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा अगर किसी किसान की दुर्घटना होती है, किसी किसान की फसल नष्ट होती है तो 24 घंटे के अंदर मेड़ पे खड़े होकर के अधिकारी उस किसान को पूरा मुआवजा देने का काम करेंगे। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, आज एक भी उत्तर प्रदेश में किसान को आत्महत्या करने वाली घटना को आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। मेरे मित्रों, गन्ना किसानों के बारे में बहुत चर्चा चलती थी। मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब आपको बताना चाहता हूँ कितना गर्व और गौरव का विषय है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैसा अद्भुत काम किया। 1.44 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 2007 से लेकर के 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के पहले 10 सालों में केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान हुआ था। और इस 4.5 साल में, अभी केवल 4.5 साल बीता है, 4.5 साल के अंदर 1.44 लाख करोड़ का भुगतान अभी तक गन्ना किसानों का हो चुका है। केवल मात्र 4,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि तत्काल उसको भी भुगतान करेंगे एक एक गन्ना किसानों का। पहले चीनी मिलें बंद रहती थी, कोरोना आया, पूरी दुनिया के, ब्राजील के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश जो चीनी के लिए विख्यात थे, उन सब देशों में चीनी मिलें बंद हो गई। भारत का और दुनिया का एकमात्र राज्य हमारे उत्तर भारत के अंदर, महाराष्ट्र वगैरह में चीनी मिलें बंद थी, लेकिन कोरोना के दौरान भी 119 चीनी मिलें तब तक चली जब तक खेत में किसान के गन्ना खड़ा था, तब तक चीनी मिलें चलती रहीं। कोरोना के दौरान भी एक भी चीनी मिलें बंद नहीं हुई, एक भी भट्ठा नहीं बंद हुआ, एक भी रोजगार के केंद्र नहीं बंद हुए। धन्य है योगी जी, धन्य है मोदी जी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। मैं जो बताते हुए खुशी हो रही, मेरे उत्तर प्रदेश का नौजवान आत्मनिर्भर बने, हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से दूर हो। आप सब लोग पढ़ते हैं, आप थोड़ा गूगल पे जाइए और पूछिए, हे गूगल बाबा उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बेरोजगारी दर क्या थी, तो गूगल बाबा कहेंगे 17.5% थी। हे गूगल बाबा आज की तारीख में क्या दर है, तो गूगल बाबा कहेंगे 4.1% है। आप कल्पना करिए 17.5% से घटा करके 4.1% तक पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मेरे मित्रों, पूरा भारत और पूरी दुनिया इस बात को जानता है, और दुनिया के अंदर सब कुछ अगर विश्व को सप्लाई होता था तो मेरे भारत से होता था। आज लोग चर्चा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कितनी गौरवशाली, कितना प्रतिभाशाली, कितना हमारे समृद्धशाली हमारी परंपरा रही है। लोग आज कुछ भी कहें,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाइए और किसी प्रोफेसर से पूछिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों की चर्चा करेगा। अगर वहाँ के प्रोफेसर से पूछिए कि जीरो की खोज किसने की, तो भारत की तरफ इशारा करेगा। अगर उनसे पूछिए अंक कहाँ से आया, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। अगर उससे पूछो कोई योग कहाँ से आया, तो हर कोई भारत के बारे में बोलेगा। अगर उनसे पूछिए कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। उनसे पूछिए कि सबसे प्राचीनतम मंत्र कौन सा है, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेंगे। अगर दुनिया को सब कुछ दिया है तो भारत ने दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगार नौजवानों के रोजगारी की बात करते हैं, तो कितनी सुंदर परंपरा का आविष्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओपीओडी के तहत उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे लघु उद्योग मर रहे थे, जो घरेलू उद्योग मर रहे थे, उनको जिंदा करने का काम किया। और गांव में घर में बैठे हुए लोगों को कैसे रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए हर जिले की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको बढ़ावा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उसको प्रगति कैसे प्राप्त हो, हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकें, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। और भारत में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 के स्थान पर है। लाखों लोगों को उससे रोजगार प्राप्त हुआ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उस श्रृंखला में। 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। मैं आप सब से कहना चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवी लोग यहां पर बैठे हैं, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके पहले सरकारी नौकरी आती थी, कैसे नौकरियां होती थी? प्रयागराज के अंदर वहां पर लाठियां चलती थी, छात्र आंदोलन करते थे, एक जाति विशेष के लोग एसडीएम बन जाते थे, क्या क्या बन जाते थे, कैसे भर्तियां होती थी। आज कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे अधीनस्थ जन सेवा आयोग की भर्ती हो। पारदर्शितापूर्ण भर्ती करते हुए 4.5 साल के अंदर 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश को पूरी अच्छे तरीके से ग्राम विकास मंत्रालय में देख रहा था। जब मैं ग्राम विकास मंत्री बनकर के पहली बार भारत सरकार की मीटिंग में गया और उत्तर प्रदेश का नाम बुलाया गया, तो भारत के सभी मंत्री जो आए थे वो हंस रहे थे। हंसते हुए लोगों ने जब हंसने लगे मेरे खड़े होने पर, तो मैंने, आदरणीय तोमर जी हमारे उस समय मंत्री थे, मैंने पूछा ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने इंडेक्स में देखा कि आपका नंबर कौन सा है? मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मैं तो पहली बार भारत सरकार की मीटिंग में आया हूँ, मुझको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर है और हमेशा उत्तर प्रदेश 24, 25, 26, 27वें स्थान पर रहता है। नीचे से हम लोग चलते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे रहता है। मेरे बोलने की जब बारी आई और उन्होंने मुझको ये बात बताया, मुझको बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मंच पे खड़ा हुआ, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं, एक इच्छा शक्ति है, एक संकल्प शक्ति है। मैं मंच पर गया और मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं दोबारा इस मंच पर तब आऊँगा, अगली मीटिंग में तब मैं आऊँगा जब मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर आ जाएगा। नंबर 1 के स्थान पर आएगा तभी मैं मीटिंग में आऊँगा, उसके पहले मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा। आदरणीय तोमर जी ने मुझसे कहा बुला करके, महेंद्र ऐसी बातें नहीं कहते हैं, आंध्रा बहुत आगे है, गुजरात बहुत आगे है, महाराष्ट्र बहुत आगे है, बहुत सारे राज्य बहुत आगे निकल गए हैं, तुमको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मंच पर। मैंने कहा वैसे मैंने तो बात कह दी जो कहना था। और मित्रों, मुझको बताते हुए आज खुशी हो रही है, 1 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और हम सब लोगों का मेहनत और परिश्रम, उत्तर प्रदेश जब अगली मीटिंग हुई 2017 में मैं गया था और 2018 में जब मैं गया, 1 नहीं 2 नहीं 12 पुरस्कार, 1 दर्जन पुरस्कार जीत करके मैं आया और सब में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 पर, मनरेगा में नंबर 1 पर, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर, सभी क्षेत्रों में 1 दर्जन पुरस्कार जीता मैं। मेरे तोमर जी और बिहार के मंत्री थे यादव जी, दोनों लोगों ने हमको गले लगा लिया और 12 राज्यों 13 राज्यों के लोग अध्ययन करने के लिए आए कि उत्तर प्रदेश ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया।
आसाम तक के लोगों ने अध्ययन करने के 10-10 दिन तक टीम यहाँ पड़ी रही। 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश बदल गया और जो उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर था वो नंबर 1 पर पहुँच गया। मेरे मित्रों, आज मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, मेरा उत्तर प्रदेश कितना गौरवशाली उत्तर प्रदेश, मान सम्मान और स्वाभिमान से लबरेज उत्तर प्रदेश आज भारत सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं सब में नंबर 1 के स्थान पर है मेरा उत्तर प्रदेश। इसलिए गर्व और गौरवशाली हमारा उत्तर प्रदेश है। हर स्कीम में, स्वच्छता में 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना करके नंबर 1 के स्थान पर, आवास में 50 लाख आवास बना करके नंबर 1 के स्थान पर, 1 करोड़ 47 लाख गैस का कनेक्शन देकर के नंबर 1 के स्थान पर, उज्ज्वला योजना में विद्युत कनेक्शन में 1 करोड़ 50 लाख कनेक्शन देकर के नंबर 1 के स्थान पर, ओडीओपी के माध्यम से नंबर 1 के स्थान पर। और कितनी बड़ी बात है, आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली होता हुआ मेरा उत्तर प्रदेश किस दृश्य से आगे बढ़ रहा है आप समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 14वें पायदान पर थे और 14वें से आज की तारीख में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। चिंता मत करिए, थोड़े ही दिनों में हम नंबर 1 के स्थान पर आने वाले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की बनानी है। 5 ट्रिलियन डॉलर में हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान हमारा उत्तर प्रदेश करेगा और उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझको बताते हुए खुशी है, हर क्षेत्र में अभी किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम चल रहा था। 2 करोड़ 53 लाख, आप कल्पना करिए 2 करोड़ 53 लाख किसानों के घर में, किसान अपने घर में सोया था और जब सवेरे उठा और मोबाइल देखा तो उसके खाते में पैसा आ गया। 2 करोड़ 53 लाख लोगों के खाते में पैसा आना ये मामूली बात नहीं है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में जहां एक तरफ कार्यक्रम चल रहा वहीं पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजना चलाई। मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बने, 555 ऑक्सीजन प्लांट अभी तक हमारे स्वीकृत होकर के 350 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके। आप कल्पना करिए कि ऑक्सीजन के लिए जो उस समय किल्लत हुई थी उसके दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख संस्थान, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जितने हैं सबको ऑक्सीजन के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, आज आत्मनिर्भर पत्रिका को देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है। कितना सुखद पहल है, ये पत्रिका ऐसे नहीं लिखी गई है, इसका बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज़ादी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। 24 जनवरी 1950 से लेकर के 2017 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज बना था। आज की तारीख में 2017 से 2021 के बीच में 30 मेडिकल कॉलेज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बन चुका। 30 मेडिकल कॉलेज पूरे भारत के अंदर। एम्स बन रहे, 2 एम्स हमारे उत्तर प्रदेश में इस 4.5 सालों में पूरा किया है। 30 मेडिकल कॉलेज पूरा किया है। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की तो बहार आ गई। 1,38,000 हमारे प्राइमरी कॉलेज कायाकल्प हो गए। प्राइमरी स्कूल जो थे वो कायाकल्प योजना के तहत आच्छादित हो गए। आप कल्पना करिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। लोग कहते थे बेटी पैदा हुई तो अभिशाप हो गया। योगी जी ने कहा अभिशाप नहीं, वरदान है हमारे लिए। बेटियां तो गर्व और गौरव हैं, बेटी है तो सब कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। और बेटियों के लिए कितनी सारी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होते हुए उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। बेटी बड़ी होगी, कक्षा 5 में जाएगी, उसको कुछ दूसरी किस्त मिलेगी, तीसरी किस्त मिलेगी। बेटी बड़ी होगी, ब्याह के लिए भी चिंता नहीं करना। आज की तारीख में अकल्पनीय है, लोग सोचते होंगे 1.5 लाख बहनों की शादी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक किया है। 1.5 लाख बहनों की शादी उत्तर प्रदेश में हुई। लोग सोचते हो, सबके मन में कल्पना आती है। और इसलिए बहनों की भी पूरी चिंता, जूता मोजा फ्री बच्चों के लिए, ड्रेस फ्री है, किताब फ्री है, बैग फ्री है। जिन गांवों में बिजली नहीं तो वहाँ पर बिजली पहुँचा दिया, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति। और आप सबको पता है पूंजी निवेश के लिए आज दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पर, सैमसंग का अपना कितना बड़ा, आप लोगों ने आपके क्षेत्र में ही चाइना से जो भी कंपनी भग रही है वो कहाँ आ रही है, तो भारत के अन्य प्रांत में नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में आ रही, क्योंकि कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में। मेरे मित्रों, हर क्षेत्र में क्रांति हुई।
प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और बहुत अच्छी बात है, पहले लोग सड़कों पे चलते थे तो 4-4, 5-5 काली काली गाड़ियाँ निकलती थी और उनके अगल बगल अगर कोई सामान्य आदमी आ जाता था, डरा सहमा सा अपनी गाड़ी को लेकर के भागता था। लेकिन योगी जी के राज में अब भूमाफियाओं की संपत्ति और माफियाओं की संपत्ति, जितने अवैध कब्जे थे उन पे सब पे बुलडोजर चल रहा है। 1,875 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक जब्त की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे मेरा बुलडोजर जाएगा, चिंता मत करो। और इसलिए आप सबको पता है, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता, कानून का राज्य कैसा स्थापित होता। आज ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी खड़े होकर के कहता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में योगी जी रहे होते तो मेरा ऑस्ट्रेलिया बच जाता। ऑस्ट्रेलिया का सांसद बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हर समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते ही रहते हैं। उनको लगता है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र दिया है उसका अक्षरशः अनुपालन कहीं हो रहा है तो हमारे आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है मित्रों। इसलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर दृश्य से, लोग कहते थे कांवरिया नहीं निकल पाएंगे, अब तो कांवरिया भी निकलते, डीजे भी बजता है और पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर होती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लोग चर्चा कर रहे थे, आदरणीय प्रोफेसर साहब बोल रहे थे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बारे में। लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी लोग कहते थे तिथि नहीं बताएंगे। तिथि बता दी गई, 5 तारीख को पूजन हो चुका है, मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। लोग कहते थे कि जैसे ही आदेश आएगा वैसे ही खून की नदियां बह जाएंगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को पता नहीं था, एक संत, एक महात्मा, एक ऋषि, उस परंपरा का ऋषि वहाँ पर विराजमान है, जो ऋषि भी है, जो कृषि भी जानता है और जो सठे साठ्यम समाचरित के भाव को भी जानता है, टिट फॉर टैट भी रहता है, जैसे कि तैसा जवाब भी देना जाता है। और इसलिए सबको पता था और इसीलिए खून की नदियाँ तो छोड़िए, हमको लगता है उस दिन मक्खी भी मरी नहीं होगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए थे, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आई। मंदिर का निर्णय आया और सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि स्वाभाविक था, शाश्वत था, निश्चित था, यही होना था, वो हुआ और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। लोग सोचते हैं, सबके मन में कल्पना रहती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है। एक भी दंगा 4.5 साल में नहीं हुआ है, एक भी दंगा, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कानून का राज्य अगर आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, आपको कानून का राज्य दिखाई पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन का वातावरण है, निवेशक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाल है, नौजवान को अवसर प्राप्त हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, औद्योगिक केंद्र लग रहे हैं, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, किसान, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, बहनों के लिए हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एसआरएलएम में, अब तो सभी पंचायतों में, प्रोफेसर साहब उत्तर प्रदेश की 58,189 पंचायतों में पंचायत घर बन करके तैयार होने वाला है, लगभग बन गया है। और सामुदायिक शौचालय भी बन करके तैयार हुआ हर गांव में, और हर गांव में लाइब्रेरी भी बन करके तैयार हो रही है। और हर गांव में अब आपको बाहर नहीं जाना है, बैंक गांव में है, और बैंक गांव में नहीं है, हमारी बहनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और वो बहनें अपनी मशीन लेकर के घर घर जा रही है। आपको पैसा निकालना, अपने घर में किचन में बैठे रहिए, बटन बहन लेके पहुंचेगी, दबा दीजिए, पैसा ले लीजिए, और पैसा जमा करना है तो अपने घर में किचन में रोटी बेलते बेलते किचन में ही हमारी बहन आराम से पैसा जमा कर देगी। आप सखी, बैंक सखी की योजना लगा करके 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंक सखी हमारी महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है, उनको रोजगार भी मिल रहा है और बैंक का काम कितना सरलीकरण हो गया। बैंक के लिए योजना बनाते कि आज बैंक जाना था, अब बैंक आपको नहीं जाना, अब बैंक आपके घर आएगा। और किसके माध्यम से? हमारी बहनों के माध्यम से आएगा। शौचालय का काम देखेगा कौन, वहाँ का निरीक्षण कौन करेगा, उस काम को चलाएगा कौन, पानी समिति का काम कौन देखेगा, तो हमारी बहनें देखेंगे। और जब हमारी बहनें देखेंगे तो पुरुषों से बहुत अच्छा काम हमारी बहनें करती हैं। और इसलिए आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा काम आरंभ किया है। मिशन शक्ति के माध्यम से हमारी बहनों के हर क्षेत्र में उनकी प्रगति हो, इस चीज़ से भी काम किया जा रहा है। तो मित्रों, किसानों के लिए,
महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए और सड़कों के जाल बिछाने के दृष्टि से मैं 2 बातें और कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मुझको भी जल्दी भागना भी है क्योंकि हमारी फ्लाइट भी है, और इसलिए मैं केवल 2 बातें और कहना चाहता हूँ। आदरणीय गडकरी जी अक्सर कहते हैं कि अमेरिका का विकास कैसे हुआ, अमेरिका की पहचान कैसे बनी, तो सड़कों का उदाहरण देते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में 15,000 किलोमीटर नई सड़कें, ग्रामीण सड़कों में 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, और एक्सप्रेस वे, लोग एक एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो कितनी सारी बात करते हैं, 5 एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर का, 294 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 594 किलोमीटर का हमारा गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे, इस तरीके से 5 एक्सप्रेस वे। और केवल एक्सप्रेस वे नहीं बनाए जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है, उसका चतुर्दिक विकास किया जा रहा है, हर किसी को रोजगार प्राप्त हो उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अब फिल्म की शूटिंग के लिए लोग पहले मुंबई भागते थे, अब मुंबई नहीं, सबको नोएडा आना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म सिटी भी हमारे नोएडा में बन रही है। अद्भुत है। बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके अलावा 8 नए एयरपोर्ट हमारे चालू हो चुके, 13 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी के दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अब हम लोगों ने उड़ान योजना के तहत 13 और हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, और इन 13 के बनने के बाद 8 हमारे एयरपोर्ट चल चुके हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। यानी एयर कनेक्टिविटी के दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और इन सब चीज़ों के माध्यम से जब उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया के लोग आएंगे और हमारे उत्तर प्रदेश को देखेंगे, और जब यहाँ पर टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म के इतनी सारे, बौद्ध सर्किट की चर्चा आपने किया, जैन सर्किट की चर्चा आपने किया, भगवान शिव का भव्य मंदिर, कभी भी जाइए जरा बाबा विश्वनाथ को देख करके आइए। 1916 में महात्मा गांधी ने कहा था जब BHU का उद्घाटन करने के लिए गए कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इन गलियों का क्या होगा। उन गलियों के लिए योगी और मोदी आ गए हैं, इसलिए गलियाँ भी अब ठीक हो जा रही हैं। इसलिए भव्य शिव मंदिर का दर्शन करिए, और आप विंध्यवासिनी का कॉरिडोर देखिए, और आप चित्रकूट के धाम में जाइए। मैं भी चित्रकूट गया था, आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब जानते हैं, नाना जी का वहाँ इतना बड़ा आश्रम है। मैं अपने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब के साथ गया, वहाँ के मंत्री आए थे, वो नाना जी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमको ईर्ष्या हो रही, हमको द्वेष हो रहा है जब मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूँ और आप अपने मध्य प्रदेश को देखता हूँ, तो आपका उत्तर प्रदेश चमकता रहता है। मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश थोड़ा सा, वहाँ भी मेरी सरकार है, अभी आई है, थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया था कुछ, और इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा था। आप जाकर के चित्रकूट के धाम को देखिए। पहले लोग कहते थे कि जहाँ से अंधेरा शुरू हो वहाँ से उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ से गाड़ियाँ गड्ढे में गिर जाएं वहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। अब लोग कहते हैं जहाँ से चमचमाता हुआ प्रकाश का वातावरण हो वहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। अब हमारे 24 घंटे की बिजली है, 5 जिले में नहीं 75 जिलों में है। पहले 5 जिले में आती थी, अब 75 जिले में आती है। और ऐसे ही हमारी सड़कें चमचमाती हुई सड़कें हैं, अब गड्ढे वाली नहीं, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, और 25 करोड़ का वृक्षारोपण हुआ है। इसलिए हर तरीके से उत्तर प्रदेश तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ हमारा उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा, और उन सब उनके आशीर्वाद, प्रेरणा और कृपा के माध्यम से आदरणीय योगी जी का प्रयास, अथक परिश्रम, ऐसा परिश्रम कल्पना के परे है। मैं तो एक बार कहूँगा आपसे कि जरा योगी जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए, अभिनंदन करें ऐसे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तस्वीर बदल दी है उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने तकदीर बदली है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि बदली, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लौटाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक का टीका जो बीमारू राज्य का लगा था उसको हटा दिया है, जिन्होंने शक्तिशाली उत्तर प्रदेश, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश जिन्होंने बना दिया है, जिन्होंने आत्मनिर्भर किसान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे योगी का मैं अभिनंदन करता हूं। और जिनकी प्रेरणा से बन रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में बन रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से बन रहे हैं, ऐसे मोदी जी के लिए जरा जोरदार तालियां एक बार बजनी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से बन, इसलिए हमको गर्व है अपने उत्तर प्रदेश पर, हम गौरवान्वित हैं अपने उत्तर प्रदेश पर, और निश्चित रूप से
मैं कहना चाहता हूँ योगी जी के मन का भाव है। और हम सब लोग जानते हैं कि बहन्ति नद्याः स्वयमेव नाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूत्या वृत्तिं यत्न संरक्षित वित्त में आति आति चा छीड़ो वित्तता छीड़ो वित्तस्तो हतो हता। इस भाव के आधार पर योगी जी आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए उनके मन में भाव है कि आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, आंसुओं को बांटना कुछ और बात है, खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है, खाइयों को पाटना कुछ और बात है। और इसलिए उस भाव को, उस श्रृंखला को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला दिन हमारा और आपका होगा। बस निवेदन इतना करना चाहता हूँ, जो इतना सुंदर कर रहा है, जो इतना सब कुछ कर रहा है, जो इतने हम सब लोगों के लिए समर्पित है, उसके लिए अच्छा काम करके कोई आता है तो उसको हम फूलों का हार पहनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फूलों का हार बाद में पहना दीजिएगा, एक विजय माला 2022 में ज़रूर पहना दीजिएगा आप लोग। इसलिए उस विजय माला की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़िएगा और उस भाव और भावना के साथ चलिएगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तस फल चाखा। लेकिन तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है तो भगवान तुलसी ने कहा कि करहि करावै भंजय सोई, उमा राम गति लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारितश्च भरतन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए अथर्ववेद की एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभाम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊँगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सब लोगों के लिए मन में होना चाहिए और इसलिए देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। इसलिए जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। इस भाव और भंगिमा के साथ चलेंगे। इस पत्रिका में जिन महानुभावों ने अपने लेख लिखे हैं, बहुत सुंदर लेख हैं और बहुत विस्तार से इन लोगों ने लिखा है। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझको अवसर प्रदान किया यहाँ आने का। और आप सब जो सुधीजन यहाँ पर बैठे हैं, विद्वतजन बैठे हैं, बड़े धैर्य के साथ मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की कुछ बातें आप लोगों ने सुनी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ, मंच को भी प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमो वस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदा दीपो हृत में पापम दीपक ज्योति नमो वस्तुते। जलते हुए प्रकाश से प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान सूर्य की आराधना करना चाहता हूँ, पितृपक्ष चल रहा उन सभी पितरों को भी आराधना करना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों को नमन करना चाहता हूँ। और आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदभं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो वस्तुते। आदित्य प्रथम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु कष्टम चतुर्लोचना शतम हृदय षष्टम च विभावशु नवम दिन के दसमम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे भगवान सूर्य, इसी तरीके से हमारे इस पूरे परिवार को प्रकाशित करते रहिए, सबका ललाट चमकता रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। समृद्ध मंच, सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन और मातृशक्ति, काफ़ी जो विषय आपके सामने आना था वो संभवतः आ चुका है। इस पत्रिका में, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को लेकर कि वो विकास के पथ पर है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसका अनेक उदाहरणों से, अनेक प्रसंगों को साथ लेकर भारत के पूर्व गौरव को याद करते हुए, मुझसे पूर्व अनेक विषय समाहित करते हुए जो अपने विद्वान कार्यकर्ता बंधु थे, उन्होंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। दोनों ही बंधु
कई बार गूगल बाबा का उल्लेख कर रहे थे कि इसको आप देखिए। जो प्रदेश है वो ही केवल प्रगति के पथ पर नहीं है, हमारा देश भी इस समय बहुत ऊंचाइयों को छूने की तरफ बढ़ रहा है, पूरा भारत। और आज जब मैं आया था तो जहाँ बैठे थे हम सब लोग, तो संयोग से वहाँ कई डॉक्टर्स थे, जो महिलाएं थी वो भी डॉक्टर थी, और जो बंधु वहाँ उपस्थित थे वो भी डॉक्टर थे। संयोग से एक चर्चा चली। उस चर्चा में आप सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आप गूगल को सर्च कीजिए 19 मई 2014। उसमें एक अखबार का एडिटोरियल छपा है, विश्व में, भारत का नहीं है, विश्व के ब्रिटेन में संडे गार्जियन में। उसमें जो बातें लिखी गई हैं और जो लेखक है वो आप कह सकते हैं कि वो ऐसे सज्जन रहे होंगे जिन्होंने एक लंबे समय के भारत के संदर्भ को देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा, और उसको लेकर उन्होंने एक एडिटोरियल उसमें लिखा है। उसकी जो पहली लाइन है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। उसमें लिखा है, ये 19 मई का है, यानी 18 को जो उसने सोचा था वो 19 मई को अपने एडिटोरियल में उसने लिखा। आज 18 मई 2014 इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज हो सकता है जब ब्रिटेन ने आखिरकार भारत छोड़ दिया। ये अभिव्यक्ति कोई छोटी अभिव्यक्ति नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के लिए सब हम जानते हैं कौन सी तिथि है 47 की, और वो 2014 की 19 मई को लिख रहा है कि 18 मई को भारत से अंततः ब्रिटेन ने पलायन किया, वो गया। तो इन बाकी के जो 47 से लेकर 14 तक का कालखंड था उसमें क्या था? तो क्या भारत से ये ब्रिटिश राज नहीं गया था? समय नहीं है इसलिए उसका उल्लेख तो उचित नहीं होगा। आप जाइए, गूगल कीजिए, हिंदी में ट्रांसलेशन भी है और इंग्लिश में भी है। और ये उस समय लिखा था जब भारत में आने वाले समय में किसी को कल्पना भी शायद नहीं होगी कि इस 14 तारीख के बाद में 2014 के बाद में इन 7 सालों में क्या होगा। नोबडी वाज अवेयर अबाउट इट। और वो जोशी भी संभवतः नहीं था। लेकिन उस पूरे एडिटोरियल को पढ़ने के बाद आज 2021 में आप विश्लेषण करिएगा, इसमें जो ये 2 वर्ष गए हैं इसके बावजूद भी, कि भारत कहाँ आज खड़ा है। जो बहुत सारी बातें आपके सम्मुख आई होंगी वो आप प्रत्यक्ष हुई हैं या होने की तरफ अग्रसर हैं, ये आपको लगेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जिस समय भारत में, मुझे अच्छी तरह से याद है, 18 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 20 तारीख को जनता कर्फ्यू लगेगा। मैं 20 तारीख की सुबह शाखा गया,
छोटा सा व्यापार है वो उस दिन बंद था। कर्फ्यू है मतलब बाजार भी बंद रहेगा, स्कूल भी बंद रहेंगे, यानी सब कुछ बंद होने वाला है, ये उस दिन लगा था। कल्पना भी नहीं थी कि ये कोरोना क्या चीज़ है। नोबडी वाज अवेयर अबाउट इट। कितना सीवियर है, कितना ख़राब है। पहली लहर में तो शायद उतना दिखाई भी नहीं दिया था, लेकिन दूसरी लहर में तो हम सब ने बहुत प्रत्यक्ष अनुभव किया। 20 तारीख को शाखा से जब मैं लौट के आया, चूँकि कुछ नहीं पता था, तो अचानक मैंने श्रीमती जी को कहा कि भाई आज तो छुट्टी है, आज कुछ काम नहीं है, फैक्ट्री भी बंद है, बाजार भी बंद है, कहीं आना जाना भी संभव नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद है आज। तो बोले फिर? बोले पकौड़ी बनाओ ना, आज आनंद से पकौड़ी खाते हैं। और वो पकौड़ी की जो क्या कहते हैं आजकल, वो छोटा सा डिब्बा हमारे हाथ में होता है, उसके फ़ोटो खींच के मैंने कई अधिकारियों को शेयर किया। मैंने कहा आप भी खाइए। ये तो बाद में पता लगा कि ये कितना गड़बड़ था और भारत को किस कुशलता के साथ में, किस प्रकार से संभालने का प्रयत्न हुआ। जो प्रारंभ के कुछ मास थे जब भारत में कुछ था ही नहीं, यानी आपको ये आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ कोई पीपीई किट बनाने वाला नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी शायद, या अगर मेडिको फील्ड के अंदर कुछ ज़रूरत पड़ती होगी तो थोड़ा बहुत कहीं से इंपोर्ट करके अपनी काम चला लेते थे। मास्क नहीं बनते थे, सैनिटाइज़र तो हम, मतलब मेरी उम्र 72 साल है, मुझे नहीं पता था सैनिटाइज़र क्या चीज़ होती है। हम तो साबुन से हाथ अपने घर में जाके वैसे ही धो लेते थे। और आज की स्थिति देखें, 140-45 करोड़ का ये देश, हर स्थान पर सैनिटाइज़र भी है। यहाँ बैठे हुए अनेक बंधु, और सूचना दी गई थी कि मास्क को साथ लेकर आना है, मास्क भी बनते हैं। और इतने बनने लगे इतने छोटे से पीरियड में, कैसे हुआ होगा? ये इस देश के जो मानव स्वभाव है उसकी परिणति थी। यहाँ जहाँ हम खड़े होकर बोल रहे हैं, इसी शहर के अंदर कितने मास्क बनाने वाले, कितने पीपीई किट बनाने वाले, सैनिटाइज़र बनाने वाले आ गए ना। और जिस बात का उल्लेख अनेक बार आज इस मंच से हुआ है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं उस तरफ भी संकेत हुआ है। ये सब एक विशिष्ट प्रकार के आत्मविश्वास की सृजन जो हुआ है, और उस आत्मविश्वास के कारण से बहुत सारी ऐसी बातें अपने आप घट रही हैं। पुरुषार्थ की कमी भारत के लोगों में कभी नहीं रही। विश्व में जो बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, जिनकी ये डिब्बा जो मैं अपनी जेब में लिए घूम रहा हूँ, आप सबके भी जेब में है, वो विश्व में बनाने वाले लोग थे, लेकिन उनको हेड करने वाले लोग कौन हैं? और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विश्व के अग्रणी उत्पाद, उनको देखने का काम करने वाले इस देश के नागरिक हैं। अगर वो वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ केवल इतना था कि वो अवसर और वो परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की बात थी, और वो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, उसका जो अभाव था, वो दूरदर्शी लोगों के व्यवस्था में आने के कारण और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय निश्चित रूप से स्वर्णिम होने वाला है। पूरा विश्व संभवतः भारत की ओर टकटकी बांध कर देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो मटेरियली उसको कुछ देने वाला है, वो आध्यात्म की दृष्टि से भी देने वाला है। पूरा विश्व शांति से रह सके, वो बात केवल भारत के अंदर संभव है। वो जीवन जीने की जो एक विशिष्ट पद्धति है,
वो केवल भारत के पास है। अभी जो उल्लेख हुआ कि इस पृथ्वी का विकास कैसे हुआ होगा, संभवतः बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी। हमारे देश के जो ऋषि मुनि जिनको हम कहते थे, वो संभवतः वैज्ञानिक थे और कितने बुद्धिमान थे, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है बता दिया था, 9 ग्रह हैं बता दिया था, कब कब ग्रहण पड़ेगा आप 5 साल पहले 10 साल पहले गणना करके बता सकते हैं, इतने मिनट इतने सेकंड से इस समय, यानी सब ग्रहों की चाल, कौन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब गणना इतने, जब दुनिया में कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, तब भारत का विज्ञान इतने श्रेष्ठ स्तर पर था। वो जो श्रेष्ठता थी वो भारत की जीन में है, डीएनए में है, और वो अगर तब थी तो आज भी हो सकती है। परिस्थितियों ने शायद ऐसा किया होगा कि वो जो बुद्धिमत्ता थी, वो जो कुशलता थी, वो योग्यता थी, वो कहीं छुप गई थी। वो परिस्थितियाँ पुनः जन्म ले रही हैं और उन परिस्थितियों के कारण से पुनः भारत अपने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचने की प्रयत्न में है और वो पहुंचने वाला है। विश्व को शांति के साथ अगर रहना है तो भारतीय जीवन पद्धति के साथ चलना ही होगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ भी गए हैं। समय थोड़ा कम है, लेकिन हम ये सब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो तो अपने स्थान पर अपनी गति के साथ में बढ़ ही रहा है। पूरा भारत विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में हम सब के सामने आने वाला है। लेकिन उसके लिए जिस प्रकार के प्रयत्न, जिस प्रकार की कोशिश चाहिए, वो इस देश के प्रत्येक नागरिक को करनी होगी। वो आत्मविश्वास रखते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी अपनी भूमिका, अपने अपने कर्तव्य को, जो भी काम वो करता है वो निभाएगा, तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरे विश्व को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने में भारत के लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। मुझे लगता है कि इस भूमिका में जिसमें मैं हूँ, इससे अधिक संभवतः आवश्यकता नहीं है। आप सब ने यहाँ आए और इस विषय को ध्यान से सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। माननीय क्षेत्रीय संघ चालक श्री सूर्य प्रकाश कोंक जी, माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, बहन विमला माथम जी, बहन प्रीति दादू जी, बहन प्रियंका सिंह जी, बहन डॉक्टर नीलम कुमारी जी, एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक श्री कृपाशंकर जी, एवं सभागार में उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं स्वयंसेवक बंधुगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विषय में हमने जिन वक्ताओं के जो उद्बोधन सुने हैं, उसके सुनने के पश्चात मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी जिनको हम आगे भी अपने माध्यम से और लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। डॉक्टर महेंद्र जी को सुनना हमेशा एक आनंद का विषय रहा है। उनका गूढ़ ज्ञान संस्कृत के प्रति, भारत के इतिहास के प्रति और भूगर्भ के प्रति, उनकी जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें हमने पहले भी सुनी हैं, हमेशा उनको हमने आगे भी पहुंचाया है और उसके माध्यम से हमने समाज को भी लाभान्वित किया है। इस समय आत्मनिर्भरता की एक बयार चल रही है। अगर आप देखें, देश में भारतवर्ष निरंतर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी उसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी आज आत्मनिर्भरता की डगर पर बढ़ रहा है और माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमारी केशव संवाद पत्रिका भी
माननीय कृपाशंकर जी के मार्गदर्शन में बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भरता तक बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी समय निकालकर दूर दूर से आए, मैं उसका आपके लिए बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। मैं इस कॉलेज के प्रबंधन को भी तहे दिल से बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस सभागार को हमारे लिए उपस्थित कराया। मैं समस्त प्रेरणा शोध संस्थान की टीम का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मंच के पीछे से इस कार्यक्रम को सुचारू एवं सफल बनाने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया है। मैं आगे भी आप सभी लोगों से आशा करता हूं एवं प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप सब लोगों का इसी प्रकार से एक आभार, एक आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और अंत में मैं सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उच्छल जल तरंगा।